नमस्कार। खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसका सीधे सरोकार लाखों लोगों से है। बिहार कैबिनेट ने आज जो बड़ा फैसला लेते हुए दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन को मंजूरी दे दी है। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बिहार सरकार ने जमीन को मंजूरी दी है। 78 एकड़ जमीन को बिहार सरकार ने मंजूरी दी। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सरकार ने 336 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जाहिर है मिथिलांचल और आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। और कैबिनेट के फैसले के बाद जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मिथिला के लोगों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा दरभंगा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु 78 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 336 करोड़ रुपए आवंटित करने के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। बिहार कैबिनेट ने आज इसे मंजूरी दी है। चलिए अब इस खबर को समझिए। 8 नवंबर 2020 से हवाई सेवा शुरू होने के बाद से ही दरभंगा एयरपोर्ट रोज सफलता की नई इबारत लिख रहा है। एक साल से भी कम समय में दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों की संख्या में पूर्वी क्षेत्र के कई प्रमुख एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। एयरपोर्ट पर सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी। महज 11 महीने में दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या में 4 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कोविड काल में भी बड़ी संख्या में यात्रियों ने विमान सेवा का लाभ लिया। दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिला की नहीं बल्कि कोसी और सीमांचल की बड़ी आबादी को फायदा हो रहा है। यहां तक कि तिरहतु प्रमंडल में कई जिलों के लोगों को भी सहूलियत हो रही है। अब चूंकि जमीन की मंजूरी मिल गई है, लिहाजा पार्किंग से लेकर नए टर्मिनल तक की सुविधाएं मिल सकेंगी। फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी, मिथिलांचल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। 27 अगस्त को नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने भी नीतीश को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में एयरपोर्ट विस्तार के लिए जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया था। चलिए बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। अब इस सोने की बात करेंगे जिसकी स्मगलिंग की जा रही है। मुजफ्फर में 1-2 लाख नहीं बल्कि तकरीबन 3 करोड़ का सोना मिला है। बरामद सोना बिस्किट की शक्ल है में मिला है और 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि पहली तस्वीर है 35 बिस्किट की जिसकी कीमत 2 करोड़ 86 लाख आंकी गई है, जबकि दूसरी तस्वीर उस लग्जरियस कार की है जिसमें 3 तस्कर मौजूद थे और सोने के बिस्किट को लेकर बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश जा रहे थे। डीआरआई और कस्टम विभाग की टीम ने कार में सवार 3 तस्करों को सोने के साथ पकड़ा, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश और 1 दिल्ली का रहने वाला है। टीम ने लग्जरी कार जब्त कर ली है। खबर है कि सोना म्यांमार से लाया गया था। तस्करों ने इसे गुवाहाटी में कार के इंजन में बने बॉक्स में छुपाया था। वे इसे लेकर बनारस जा रहे थे। सूचना मिलने पर गायघाट मैठी टोल प्लाजा के नजदीक तस्कर पकड़े गए। सभी बिस्किट पर नंबर भी अंकित हैं, जो A1 से शुरू है और C3 तक है। चलिए अब इस खबर को समझिए। साधारण तौर पर 10 ग्राम सोना सबसे छोटे माप होते हैं और 10 ग्राम सोने की कीमत आज के डेट में करीब 50,000 है और 10 ग्राम सोने में एक अंगूठी और एक ईयरिंग बन जाती है। एक बिस्किट से पूरे शरीर के हल्के गहने बनाए जा सकते हैं। उस कार से 35 बिस्किट बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक सोने की बिस्किट म्यांमार की है और सोने को गुवाहाटी ले जाने की बात सामने आई है। नॉर्थ ईस्ट से बिहार के रास्ते सोना की तस्करी का नया मोडस ऑपरेंडी सामने आया है। पहले नेपाल के रास्ते भारत में सोना की तस्करी होती रही है, लेकिन तस्करों ने अब नया रूट तलाश लिया है। सोना की तस्करी के लिए बिहार ट्रांजिट रूट बनाया गया है। अनुमान है कि नॉर्थ ईस्ट से सोने को दिल्ली या मुंबई ले जाने के लिए तस्कर बिहार के रास्ते को चुन सकते हैं। सोना तस्कर ट्रेन रूट को अधिक सुरक्षित मानते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 सितंबर 2020 को गुवाहाटी राजधानी से 1 किलो सोना मिला था और 1 दिसंबर 2020 को नॉर्थ ईस्ट से
समद खान और अफरोज अमीरुल्लाह के पास से 1.5 किलो सोना जब्त हुआ था। 3 दिसंबर 2020 को 2 किलो सोना जब्त किया गया था। 8 फरवरी 2021 को गुवाहाटी राजधानी से 6 किलो सोना बरामद किया गया था। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और अब बात है जेपी जयंती की। आज आंदोलन की चिंगारी को सत्ता के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का मशाल बनाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जहां बैठकर जेपी आंदोलन की रूपरेखा तय करते थे, जहां के आंदोलन की दिशा तय होती थी, वो जगह आज चरखा समिति के नाम से जानी जाती है। चरखा समिति में सीएम नीतीश गए तो जेपी को श्रद्धांजलि देने, लेकिन वहां रखी चीजों और भवन को देखकर सीएम जेपी के साथ गुजारे लम्हों को याद। और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे, यहीं पर मीटिंग होती थी। कितना बार आए और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है कि हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे, तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आ करके यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किए, वैसे सामने भी बैठते थे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण वो जननायक थे जिन्होंने देश और दुनिया को लोकतंत्र की ताकत को समझाया था। लिहाजा नीतीश कुमार चाहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग इस बात को जानें और उनको समझें। अब जेपी के विचार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं आखिर उन्हीं का न है, वही तीनों लोगों का न है, उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए कभी भुलाया नहीं जाएगा। और हमारा यही मकसद रहता है कि नई पीढ़ी के लोग इन सब बातों को जानें। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी ने भी लोकनायक को श्रद्धांजलि दी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रविश नारायण की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि जेपी आज भी देश के लिए क्यों प्रासंगिक है। दरअसल 25 और 26 जून की रात 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने के लिए भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। आसान शब्दों में कहे तो जनता के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे। समूचे देश को कैद खाने में तब्दील कर दिया गया था। सेंसरशिप लागू कर प्रेस की आजादी का गला घोंट दिया गया था। संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी संवैधानिक संस्थाओं को सरकार की भाषा बोलने के लिए विवश कर दिया गया था। उसी आपातकाल के खिलाफ जेपी ने आवाज बुलंद की थी। वो तारीख थी 25 जून 1975 और दिल्ली की रैली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ललकारा था, जिसके बाद सारा देश केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जेपी के साथ चल पड़ा था। जेपी उसी मशाल का नाम है जो पूरे देश में चला। आज बिहार में जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो या फिर सुशील मोदी, सभी जेपी के साथ आंदोलन में शामिल थे। आज नीतीश कुमार ने इसलिए कहा कि जो जेपी ने सिखाया है उसी आधार पर काम कर रहे हैं। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और अब बात जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना पर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर राज्य के अंदर जातीय जनगणना कराना होगा तो सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम लोग अपने यहाँ अगर कुछ करेंगे तो सब बैठेंगे, और अगर यहाँ करेंगे सबके कंसेंट से, हम अभी कुछ अपनी तरफ से ऐलान करना उचित नहीं समझते। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और अगर राज्य में इसे कराना है तो सबकी सहमति से कराएंगे, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर एक बार फिर अपनी राय रखी। सीएम ने कहा कि ये केंद्र का काम है, लेकिन अगर राज्य में कराना है तो सभी पार्टियों की बैठक बुलाई जाएगी और जो सबकी राय होगी उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लोगों का तो देख लीजिए कि हम लोगों की राय सर्वसम्मति से है, विधानसभा विधान परिषद से पारित है, लेकिन यह निर्णय लेना केंद्र का काम है, केंद्र की तरफ से नहीं होता। राज्य में क्या किया जा सकता है अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे बहुत ठीक ढंग से करवाएंगे, ताकि जो भी हम लोगों को जानकारी लेनी है वो सही ढंग से जानकारी मिले प्रत्येक जाति की।
उपजातियों के साथ, तो ठीक ढंग से हो। देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते थे। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का डेटा जारी करने का फैसला किया। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए, जिसकी मांग समय समय पर होती रही है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हो चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और अपनी मांग प्रधानमंत्री के सामने रखी, जिसे प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, लालू यादव और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों की राय एक है, क्योंकि बिहार जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। और 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी और नीतीश कुमार के साथ 10 दलों के नेता भी गए थे। नीतीश कुमार ने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी थी, जबकि केंद्र ने पहले ही साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। हालांकि केंद्र ने इस मांग को खारिज नहीं किया है। दरअसल विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। अब कर्नाटक मॉडल पर जनगणना की मांग हो रही है। 2015 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण करवाया था, जिसे सियासी गलियारे में जाति जनगणना का नाम दिया गया था। सर्वेक्षण कराया गया तो लेकिन परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। सरकार ने इसके लिए 162 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। स्पेस सेक्टर के लिए आज अहम दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार का विजन पेश किया और इसके जरिए दुनिया को एक करने का लक्ष्य भी रखा। पीएम मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्पेस टेक्नोलॉजी की न सिर्फ अहमियत समझाई, बल्कि इसको लेकर विजन भी पेश किया। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के विकसित देश का सपना नहीं देखा जा सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास कितना जरूरी है और उसके मायने क्या हैं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी बताया। साथियों, हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी सामान्य मानवीय के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर स्पीड। स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। बता दें, इंडियन स्पेस एसोसिएशन अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक प्रमुख संघ है, जिसमें जुड़े सदस्य एक साथ स्पेस के क्षेत्र में काम करेंगे। इस एसोसिएशन में लार्सन एंड टूब्रो,
नेल्को, BEL समेत कई दूसरी कंपनियां भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर तो समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि दुनिया के सामने टिके रहने के लिए तकनीक जरूरी है और प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है भारत को इनोवेशन का एक नया सेंटर बनाना है। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। इस पर सेक्टर विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी पर सरकार का जोर है। आज हर क्षेत्र में स्पीड मायने रखती है। तो फिलहाल खबर तो समझिए के लिए इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस